हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहे। हे परमपिता परमेश्वर, आप हम दोनों गुरु शिष्यों की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम दोनों को ऊर्जावान बनाएं, हम दोनों जिस किसी ज्ञान की प्राप्ति करें उससे हमारे जीवन में तेज आए और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई विद्वेष उत्पन्न भी न हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इस समय करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग आज के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आज मैं अपनी क्लास को आरंभ करने वाला हूं साहित्य से। लोग कहते हैं कि यदि आपके जीवन में साहित्य नहीं है तो आपका जीवन रंगहीन है, और यह जीवन चाहे व्यक्ति का जीवन हो चाहे राष्ट्र का जीवन हो। और यही कारण है कि सदियों से इस बात की मांग की जाती रही है कि साहित्य जो समाज का दर्पण है, साहित्यकारों को पूरी छूट मिलनी चाहिए और उन्हें जो भी संस्थाएं उन्हें पुरस्कृत करती है, जो भी संस्थाएं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करती है, वहाँ पे कार्य निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। तो भारत में इस बात की मांग एस्थेटिक सोसाइटी बंगाल के द्वारा 1942 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार से उठाया गया। हालांकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए 1945 तक ब्रिटेन की सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। अंत में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी कुछ परिस्थितियां बदल गई तो इस पर काम नहीं किया जा सका। और अंत में जब भारत को आज़ादी मिल गई तो 1952 में भारत की संसद ने एक रेजोल्यूशन के माध्यम से एक ऐसे ही स्वायत्त शासित संस्था की स्थापना के बारे में विचार किया जिसका नाम है साहित्य अकादमी। तो हमारा जो पहला आज का सवाल है, यह आज का सवाल साहित्य अकादमी से संबंधित है। क्वेश्चन यह है कि हु इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी इन 1955। जब 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी साहित्य के लिए पहला व्यक्ति कौन है? 4 विकल्प आपके पास है। ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है शैलेश मटियानी और डी है माखन लाल चतुर्वेदी। आपको इन चारों में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हिंदी हो या भारत की अन्य भाषाएं, सभी भाषाओं का अपना महत्व है, क्योंकि भाषाएं जो हैं वो अपने आप में संपूर्ण इतिहास का धरोहर समेटे रहती हैं। तो भारत की 24 ऐसी भाषाएं हैं जिस पर साहित्य अकादमी प्रत्येक वर्ष पुरस्कारों की घोषणा करती है। उन 24 भाषाओं में जो व्यक्ति उत्कृष्ट योगदान प्रदान किया हो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो वर्ष 2022 के लिए 22 दिसंबर को यह पुरस्कार की घोषणा हुई थी और 9 मार्च 2023 को यह पुरस्कार का वितरण हुआ। हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया आपको बद्री नारायण को। उनकी कविता का संग्रह है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द। और अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अनुराधा रॉय को, और जिनका नोवेल है, जिस नोवेल का नाम है लाइफ विच वी नेवर लिव्ड। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो हिंदी हो या भारत की अन्य भाषाएं, सबसे पहले बता दूं कि यह जो 22 प्लस 24 भाषाएं दी जाती है, इसमें 22 प्लस 2 है। 22 प्लस 2 का मतलब यह है कि 22वीं भाषाएं हैं जिन्हें भारत की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, और 2 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी हैं। इन 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन्हें हम लोग भारत का संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाएं कहते हैं। भारत के मूल संविधान में इन भाषाओं की संख्या 14 थी,
लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर 1971 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो यह जो यह जो भारत का साहित्य अकादमी है, यह साहित्य अकादमी जो है वह 39 बार इस प्रकार से पुरस्कारों की घोषणा कर चुका है। यह 39वां पुरस्कार जो है 2022 का अभी 9 मार्च 2023 को वितरित किया गया। इस पुरस्कार में पहली बार पुरस्कार 1955 में दिया गया था तो 5,000 रुपये और एक प्लेक या स्मृति पट्टिका और एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन अब यह राशि जो है बढ़ा करके 1 लाख रुपये 2009 से 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसमें कॉपर की एक स्मृति पट्टिका दी जाती है, जिस स्मृति पट्टिका का डिज़ाइन जो है वह जो है यह स्मृति पट्टिका सज्जित रे साहब ने इस स्मृति पट्टिका का डिज़ाइन जो है तैयार किया था। अब जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है कि हिंदी साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड है यह पहली बार किसको दिया गया, तो इसका आंसर है डी ऑफ विकल्प आपका सही है, माखन लाल चतुर्वेदी। और उनकी कविताओं का संग्रह था जिसका नाम था हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी के लिए उनको 1955 में हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, यह जो दुनिया है, इस दुनिया में राजनीतिक प्रणालियों की अनेक विधाएं हैं, लेकिन जो विधा सबसे अधिक लोगों में प्रचलित है, जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, उसका नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात संसदीय प्रणाली की सरकार। अर्थात वह प्रणाली जिसमें संसद की बहुत बहुमुखी भूमिका होती है। और संसदीय प्रणाली कहना थोड़ा सा गलत होगा, मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट कहना पसंद करूँगा। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट संसद, आज दुनिया के लगभग तमाम देश जो है वो अपने यहाँ एक मंच प्रदान करते हैं जनता के प्रतिनिधियों को, जिसके माध्यम से वे प्रतिनिधि न सिर्फ सरकार की नीतियों की आलोचनाएं करते हैं, बल्कि जनता की शिकायतों को भी सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब बजट बनता है तो बजट पर वे अपनी मुहर लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आवश्यकता के अनुसार देश के लिए कानून भी बनाते हैं। ऐसी संस्थाओं को मजबूत रहना, ऐसी संस्थाओं को जिंदा रहना दुनिया के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 1889 में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, अंतर संसदीय संघ। तो यह जो अंतर संसदीय संघ है, इसकी बैठकें होती हैं साल में 2 बार, और 146वीं बैठक जो है वह बहरीन की राजधानी मनामा में हो रही है। वहीं पर भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब गए हुए हैं। तो यहाँ से मैंने आपके लिए एक प्रश्न बना रखा है। क्वेश्चन यह है कि इन विच ईयर फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। जो अंतर सरकारीय संघ है, इसकी सभा का भारत ने सबसे पहली बार आयोजन कब किया? 4 विकल्प आपके सामने है। पहला है 1969, दूसरा है 1979, तीसरा है 1999 और चौथा है 2009। तो आपको अपने विकल्प को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और मैं तब तक आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, पहली इसकी जो बैठक हुई थी वह हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1889 में। वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें 178 कंट्री जो है इसके सदस्य हैं। 13 इसमें एसोसिएटेड मेंबर्स हैं। वर्ष के 2 बार इसकी बैठकें होती हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में, जहां पर संसद को किस प्रकार से उस व्यवस्था को मजबूत बनाना है, जो देश हैं जो उसमें शिरकत करते हैं वे आपस में एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करते हैं। साथ ही साथ
जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उस अंतर्राष्ट्रीय कानून को और कैसे मजबूत बनाया जाना चाहिए, इस पर भी विचार होते हैं। तो यह इसकी जो 146वीं बैठक है यह अभी हो रही है आपको बहरीन में। और मैं आपको बताऊं कि आपसे मैंने जो प्रश्न किया कि भारत ने इन 146 जो अभी तक सभाएं हुई हैं इसमें भारत में पहली बार भारत को मेज़बानी करने का मौका कब मिला, तो भारत इसमें 2 बार मेज़बानी कर चुका है। पहला है 1969 और दूसरा है 1993। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि 1969, मतलब आपका जो विकल्प नंबर ये है वो सही हो गया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर संसदीय संघ जिसको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहते हैं, उस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो असेंबली है उस असेंबली को पहली बार कब उसने मेज़बानी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहली बार भारत को मेज़बानी करने का मौका 1969 मिला, जबकि इसकी पहली बैठक हुई 1889 में जिसकी सभा जो हुई है यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह एशिया के 2 देशों के बीच की एक लंबी लड़ाई की है। देखिए, दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ आई एम नॉट एक्जेजरेटिंग, देयर आर 2 मेन causes. First is religion and second is oil. दुनिया में जहाँ कहीं भी अभी युद्ध हो रहा है, इसके पीछे अगर आप कहानी देखोगे तो यह जो कहानी है वो यही है कि या तो तेल के खेल के लिए युद्ध हो रहा है, या फिर कुछ फंडामेंटलिस्ट हैं, कुछ कट्टरवादी हैं जो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो एशिया के 2 मुल्क आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। एक का नाम है आपका सऊदी अरब, दूसरे का नाम है ईरान। एक है सुन्नी देश, दूसरा है शिया देश। 2016 से दोनों के बीच में तो राजनीतिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। तो अभी चीन ने क्या किया, चीन ने इसमें अपनी मध्यस्थता की और मध्यस्थता के माध्यम से उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में दोस्ती करा दिया है और दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि वे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से बहाल करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न है, प्रश्न यह है कि तेल उत्पादन की दृष्टि से सऊदी अरब दुनिया का किस नंबर का देश है। 4 विकल्प आपके सामने है। विकल्प नंबर ए पहला, विकल्प नंबर बी दूसरा, विकल्प नंबर सी तीसरा और विकल्प नंबर डी चौथा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, जो तेल या ऑयल है, आज दुनिया में धीरे धीरे क्या है इसकी स्कैर्सिटी होती चली जा रही है। निश्चित रूप से दुनिया में सबसे अधिक अगर हम बात करें तो तेल जो है बोलिविया के पास है नंबर 1 पर, 304 बिलियन बैरल उसके पास तेल का भंडार है। दूसरे नंबर पर जो देश है वह है आपका सऊदी अरबिया, और उसके पास लगभग 298 आपका बिलियन बैरल तेल उसके पास भंडार है। तीसरे नंबर पर कनाडा है और चौथे नंबर पर ईरान है। इस प्रकार से जो सऊदी अरब और ईरान है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दुनिया में इनसे अधिक तेल किसी के पास भी नहीं है। और चीन इसी मार्केट को हथियाना चाहता है, और इसीलिए चीन ने क्या किया, मध्यस्थता करके इन दोनों उन देशों की दोस्ती करा दी, ताकि वह इनके तेल के साथ में मन मुताबिक तरीके से अपना खेल कर सके। तो जो आपके लिए प्रश्न था कि सऊदी अरब तेल रिजर्व के दृष्टिकोण से सऊदी अरब दुनिया का कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का देश है। पहले नंबर पर बोलिविया है और दूसरे नंबर पर है आपका सऊदी अरब। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भारत से है, इंडिया से है। देखिए, अभी भारत के निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा किया कि भारत में जो व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी
या जो व्यक्ति भारत में डिफरेंटली एबल्ड हैं, अर्थात दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों के लिए भारत में उनको घर से ही मतदान करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, वे घर से ही मतदान कर पाएंगे। तो इसका मुख्य कारण यह है कि भारत की जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, उसकी सोच यह है कि अधिक से अधिक लोग जब चुनाव हो तो उसमें शिरकत करें, भागीदारी करें, ताकि सही व्यक्ति चुन करके आ सके और जो जनमत है वह सही रूप से रिफ्लेक्ट हो सके। निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में सफलतापूर्वक चुनाव कराने का कार्य जो है वह इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है और यह चुनाव आयोग जो है वह क्या करती है कि वह भारत में डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंशन कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रश्न बना दिया है। क्वेश्चन यह है कि भारत का वह कौन सा राज्य होगा जिसके विधानसभा चुनाव में पहली बार भारत में 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों या जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए मतदान करने की सुविधा उनके घर पर ही मिलेगी। 4 विकल्प आपके पास है। ए है आपका छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है आपका राजस्थान और डी विकल्प में है कर्नाटक। आपको सही विकल्प टाइप करना है। तब तक मैं आइए आपको बता दूं। देखिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। यह पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी था जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते थे। 1989 में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या को बढ़ा करके इसमें 2 कर दिया गया, तो 1990 से अब इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं। यह जो निर्वाचन आयोग है यह समय समय पर अपने आप को मॉडर्नाइज करता रहा है जिससे वह सफलतापूर्वक भारत में चुनाव करा सके और चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। तो सबसे पहले 5वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 1971 में उसने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया। 1982 में इसने केरल असेंबली के चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आरंभ किया। 1993 में जो लोग छद्म रूप से मतदान करते थे उनके लिए फ़ोटो पहचान पत्र का प्रावधान किया गया। 2013 में वीवीपैट मतलब वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल और 2014 से नोटा। इसी प्रकार से 2018 में इसने एरोनेट और अभी हाल में इसने प्रत्याशियों के लिए EIC 360 जैसे पोर्टल को जो है वह स्थापित किया है। तो भारत का निर्वाचन आयोग बड़े ही शानदार तरीके से बड़ी ही मजबूती के साथ कार्य कर रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत में यदि हम लोग स्थानीय निकायों के चुनाव को छोड़ दें तो बाकी बात राष्ट्रपति के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सभी का चुनाव जो है वह चुनाव आयोग के माध्यम से संपादित किया जाता है। भारत में 2023-24 के बीच में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें कर्नाटक राज्य है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें राजस्थान राज्य है, मध्य प्रदेश है। तो आपके लिए मैंने प्रश्न प्रश्न यह था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके चुनाव में पहली बार वे लोग जिनकी उम्र 80 वर्ष होगी या उसके ऊपर होगी, वे लोग अपने घर से ही वोट डाल सकेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है कि कर्नाटक राज्य। मई के महीने में चुनाव आयोग को उम्मीद है कि वह कर्नाटक राज्य में चुनाव करा लेगी और तब वह दिव्यांगों और जो लोग भारत में 80 साल या उससे अधिक उम्र के हैं उनको घर से ही मतदान करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। एक बात मैं और बता दूं कि देखिए ये सब जो है भारत में निश्चित रूप से भारत ऐसा लग रहा है कि जैसे वह कंपलसरी वोटिंग की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया में 21 ऐसे देश हैं जहां पर कंपलसरी वोटिंग के प्रावधान है और 1892 में बेल्जियम ने पहली बार अपने यहाँ कंपलसरी वोटिंग का प्रावधान किया था। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति आपकी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य हो जाता है और भारत ने 1959 में यही किया था। उसने दलाई लामा और उसके साथ जो लोग आए थे उसको उन्होंने संरक्षण दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1962 में भारत को
एक युद्ध झेलना पड़ गया, लेकिन शरण में आए हुए व्यक्तियों को रक्षा करना और उनको पनाह देना यह मानवीय मूल्यों में सर्वोत्तम मूल्य है। लेकिन वर्ष 2022 में ब्रिटेन की सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि उनके यहाँ जो भी शरणार्थी हैं और भी अगर वो शरणार्थी लीगल तरीके से आए हैं तो उन्हें वो क्या किया जाएगा, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उन्हें वहाँ से रुवांडा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रश्न बना रखा है कि वह कौन सी तारीख है जिस तारीख को से के बाद अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन में आएगा तो उसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहला है 7 मार्च 2023, दूसरा है 12 मार्च 2023, तीसरा है 25 मार्च 2023 और चौथा 1 अप्रैल 2023। आप अपने विकल्प को यहाँ पे टाइप करो और तब तक मैं इस पर आपसे चर्चाएं कर लेता हूँ। देखिए, शरणार्थियों की समस्याएं जो है दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग इस समय बताना आपको चाहूँगा कि 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दुनिया के किसी न किसी देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। जो भी व्यक्ति शरणार्थी के रूप में किसी भी देश में रहते हैं उसके पीछे जो कारण होता है वह कारण होता है कि यहाँ या तो उनका वहाँ पर धार्मिक उत्पीड़न किया जाता है या उनका राजनीतिक उत्पीड़न किया जाता है। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तभी वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। तो 1951 में यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने क्या किया, उसने एक कन्वेंशन जिनेवा में कराया था 1951 में, और जिसको रेफ्यूजी कन्वेंशन कहा जाता है। उसमें यह प्रावधान किया गया कि दुनिया के किसी भी देश में यदि कोई भी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर के शरणार्थी उस देश में पहुंचता है या किसी अन्य कारण से पहुंचता है और जिसका कारण जो है जेन्युइन है, मतलब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचते उस देश में रहने के लिए या वहाँ जातीय हिंसा हो रही है, तो ऐसे देशों को संरक्षण दिया जाएगा। 145 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी किया था, और इस प्रकार से ब्रिटेन भी उसमें से एक देश था जिसने यह कमिटमेंट किया था, प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उनके देश में शरणार्थी के रूप में आता है तो उनको संरक्षण देंगे। लेकिन ब्रिटेन ने 2022 में यह नियम यह घोषणा किया कि अब हमारे देश में धीरे धीरे ये जो शरणार्थी उनकी संख्या बहुत होती चली जा रही है। अतः उसने रुवांडा के साथ में एक समझौता किया, और समझौते में उसने यह कहा कि वो रुवांडा को कुछ फंड देगा और रुवांडा में उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा जो इलीगल तरीके से शरणार्थी बन करके वहाँ पे रह रहे हैं। अब इसके बाद अभी ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, वो एक बिल लेकर के आ गई, और उस बिल में प्रस्तावित किया गया है कि 7 मार्च 2023 के बाद यदि कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन में शरणार्थी के रूप में आते हैं तो उन्हें, और वह शरणार्थी अगर इलीगल तरीके से आ रहे हैं तो उन्हें, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध से उत्पीड़ित होकर आ रहा है या वहाँ धार्मिक उत्पीड़न के शिकार के माध्यम से आ रहा है तो ऐसे लोगों को छोड़ करके बाकी अन्य लोगों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये आपकी आज की जो थी ये आपके क्वेश्चंस थे और आपके सवाल थे। अब यहाँ पे आंसर आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न यही था कि किस तारीख से, तो तारीख हो गया आपका 7 मार्च 2023। मैं आपको जाते थे भी बता दूं कि भारत ने न तो 1951 के उस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया, और साथ ही साथ 1967 में रेफ्यूजी के बारे में एक प्रोटोकॉल जारी किया गया था। ये नियमों का समूह होता है प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल में भी भारत जो है उसमें भी हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। भारत शरणार्थियों की जो पॉलिसी है उसके लिए भारत किसी प्रकार से प्रतिबद्ध नहीं है। फिर भी जो कोई शरणार्थी यहाँ पर सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से आ जाता है, भारत उसका स्वागत करता है, और निश्चित रूप से हमें अपने देश, हमें अपनी विरासत, इस पर गर्व है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज की क्लास यही तक। थैंक यू वेरी मच।